हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड विद द डेवलपमेंट पार्ट। आज हम डेवलपमेंट पार्ट को एक तरह से आगे लेके जाएंगे। फिजियोलॉजी हमने सीख ली, फिजिकल फीचर्स हमने सीख लिए, क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो हम आगे सीखेंगे। बट आज हम डेवलपमेंट की कुछ ऐसी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि कुछ साइकेट्रिस्ट लोगों ने पहले बना चुके हैं या फिर उसके बारे में जो स्टडी हो चुकी है उसके बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि फिज़िकली दिखाई नहीं देती है। तो फिज़िकली जो चीज़ नहीं दिखाई देती है वो किस तरह से वर्क करती है, उसका एक साइंटिफिक डेटा नहीं था पहले। उसका साइंटिफिक डेटा वो कलेक्ट करने में काफ़ी साल लग गए। तो कुछ एक थ्योरिस्ट्स हैं जिन्होंने अपने हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से कुछ एक थ्योरीज फॉरवर्ड की जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम फर्स्ट लेंगे फ्रॉइड्स की थ्योरी। फ्रॉइड ने स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इस तरह से थ्योरी दी थी। थोड़ा इसके बारे में जानने से पहले कि उन्होंने क्या थ्योरी दी, उसके पहले हम थोड़ा बहुत फ्रॉइड के बारे में जान लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो अपने दौर के काफ़ी नामी बेनामी डॉक्टर थे। उनकी जो स्टडी थी बेसिकली न्यूरोसाइंस से स्टार्ट हुई थी। न्यूरोसाइंस से अपने पेशेंट्स की स्टडी से उन्होंने न्यूरोसाइंस से साइकोलॉजी की तरफ अपना रुख मोड़ा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने कुछ एक चीज़ें अपने पेशेंट्स के थ्रू, अपने स्टूडेंट्स के थ्रू ऐसी चीज़ें नोटिस की जो उनको ऐसा लगा कि ये जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो काफ़ी सालों से अननोटिस गई हैं। तो ये जो अननोटिस चीज़ें थी उनको साइंटिफिक प्रूफ या फिर साइंटिफिक बेस कुछ नहीं था। वो साइंटिफिक बेस देने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था उनको नोट डाउन करके कुछ एक थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की। ये पायनियर्स में थे, इनसे पहले इस तरह की स्टडी नहीं की गई थी, इसीलिए इनका जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस डेवलपमेंटल थ्योरीज़ के सेक्शन में। ठीक है, तो उनकी बायोग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। बायोग्राफी में उनका जन्म जो हुआ था वो मई 6, 1856 में हुआ था। साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो फ्रीबर्ग मोराविया नाम के एक जगह पे उनका जन्म हुआ था। उनकी जो डेथ हिस्ट्री है उसमें ऐसा है कि उनको माउथ का कैंसर हो गया था 1923 में, उसी वजह से 1939 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, वो वॉर के टाइम, वो जुविश थे, वॉर के टाइम पे, क्योंकि वॉर चल रहा था वो टाइम हिटलर का, वो टाइम वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे अपने वाइफ और बच्चों के साथ। उनका जो एजुकेशन है वो मेडिकल स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में हुआ था 1881 में। ठीक है, फिर उन्होंने जीन मार्टिन चारकोट इनके अंडर में पेरिस में फर्दर स्टडीज़ की। उसके बाद में उन्होंने न्यूरोलॉजी में पहले स्पेशलाइजेशन करने का डिसाइड किया। उसके बाद में वो हमेशा अपनी क्लास में अव्वल रहते थे, क्योंकि न्यूरोलॉजी जो उस टाइम पे न्यूरोलॉजी पढ़ते थे इतना आसान नहीं था जितना अभी भी आसान नहीं है, बट वो टाइम पे वो चीज़ें जो कि आज ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, जो हमें बुक्स खोलते ही मिल जाती है, वो डिस्कवरी हुई नहीं थी। सो दैट वाज अ पीरियड ऑफ मेनी डिस्कवरीज। तो उस टाइम में न्यूरोलॉजी जैसे सब्जेक्ट डिसाइड करना काफ़ी गट्स की बात थी, बट ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि वो इस फील्ड में कुछ नया कर जाएंगे, इसी वजह से उन्होंने न्यूरोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया। उनका वर्क में उन्होंने वियना में हिस्टेरिकल पेशेंट्स पे काफ़ी काम किया। देखो अब जैसे कि हम कहते हैं कि वो साइकोलॉजी की तरफ या फिर साइकेट्री की तरफ उनका रुख मुड़ गया, वो इसलिए मुड़ गया कि पहले ये चीज़ें डिस्कवर्ड नहीं थी। तो डिस्कवर्ड नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें जिनका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पहले पता नहीं था या फिर प्रोसेस पता नहीं था, तो ये सारी डिजीजेस फिजिकल कंप्लेंट्स में ही आती थी। तो न्यूरोलॉजी के अंडर ही सारे ट्रीट होते थे, मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूरोलॉजी के अंडर ट्रीट होते थे। तो हिस्टेरिकल पेशेंट्स के नाम पे काफ़ी ऐसी चीज़ें ट्रीट होती थी जिनको अब हम काफ़ी अलग डायग्नोसिस देते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया है और काफ़ी OCD है, या फिर इस तरह के डायग्नोसिस जो हम आज देते हैं वो पहले नहीं दे पाते थे। तो ये सारे न्यूरोलॉजी के अंडर ट्रीट होते थे, इसीलिए न्यूरोलॉजी के अंडर ही उन्होंने साइकेट्रिक पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट या फिर उनका एक्सपीरियंस जो है वो इसी फील्ड में हुआ। उन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज़, मेंटल इलनेसेस के काफ़ी सारे आइडियाज़ पायनियर किए। उनको इस फील्ड में, न्यूरोलॉजी की फील्ड में साइकेट्रिक काफ़ी दिखाई दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स उनकी में से थी जो कि था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स।
ये उनसे पहले काफ़ी ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन ये काफ़ी कम पढ़ा गया है, या फिर जो अगर पढ़ा भी गया है तो वो राइटिंग में नहीं था। तो ड्रीम्स का एक तो ड्रीम्स एक ऐसा एरिया है जिसे आज भी अननोन माना जाता है। उस एरिया में उन्होंने वर्क किया, उस एरिया वर्क करने के बाद में उनको इंटरप्रेट किया और उस पर उन्होंने अपने राइटिंग्स लिखे। फिर उन्होंने 3 एसेज लिखे थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी पे। सेक्सुअलिटी आज भी एक टैबू है, तो तब तो और बड़ा टैबू था। उस वक्त में सेक्सुअलिटी के ऊपर कुछ बोलना वो काफ़ी गट्स का काम था, जो फ्रॉइड ने किया। उनके मोस्टली राइटिंग्स में आप सेक्सुअलिटी देखोगे। फिर उन्होंने टोटेम एंड टैबू करके एक बुक रखी। टैबू मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना आजकल की ये सारी चीज़ें एक अननोन एरिया है, या फिर इसके बारे में बात मत कीजिए, इस तरह के टैबूज जो है वो टाइम पे काफ़ी थे, तो उस पर एक बुक लिखी उन्होंने। फिर इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स और साइको एनालिसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और ये साइको एनालिसिस जो थ्योरी है या फिर ये जो पार्ट है, ये इनका काफ़ी फेमस है और काफ़ी नोन है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है अगर फ्रॉइड का नाम आए तो। फिर जो हमें बहुत ज़्यादा पता है, इड ईगो, ये जो बुक है उनकी या फिर ये जो राइटिंग्स है ये इनका काफ़ी नोन है। और इसके पहले इसके बारे में काफ़ी इतना कुछ जानकारी थी भी नहीं, आज भी इतनी जानकारी नहीं है जितना उन्होंने पायनियर वर्क किया ईगो पे और इड के बारे में। फिर सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, इसके बारे में भी उन्होंने वर्क किया। अब उन्होंने ये सारे वर्क से क्या सीखा, अब ये सब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे वो थ्योरीज कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, या फिर इन जो भी आगे अगर इनसे जुड़े हुए नहीं है, इनसे सिमिलैरिटी नहीं है, तो ये इनके अपोज में लिखे गए हैं कि अगर फ्रॉइड ने ऐसा कहा है तो ऐसा नहीं था, एक्चुअली इस तरह से लिखे हुए। तो स्टार्ट तो इन्होंने ही किया, इसीलिए इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना इसलिए ज़रूरी है कि इन्होंने जो थ्योरीज लिखी वो इनकी लाइफ से कितनी जुड़ी हुई थी, या फिर इनकी लाइफ के वर्क्स जो थे उनसे इतने कितने बायस हुए या नहीं हुए, ये सब जानने के लिए इनकी हिस्ट्री ज़रूरी है। उनके पेशेंट के एनालिसिस या फिर हिस्ट्री से फ्रॉइड को ये कंफर्मेशन हुआ कि जो आज हम हैं या फिर आज हम जैसा बर्ताव करते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है इमोशनली या फिर हमारे नेचर के वाइज में, वो सारा डेवलपमेंट जो है वो हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड है। तो चाइल्डहुड से रिलेटेड है मतलब जो अपने बचपन के पहले कुछ साल हैं वो किस तरह से बीते, वही हमें आज जैसे हम हैं वो से बनाते हैं। जो इंसान हम आज हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे बचपन से है। बचपन में हम कैसे थे या फिर हमारे साथ क्या घटनाएं हुई, सराउंडिंग्स ने हमें क्या सिखाया या फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया, फिर उससे हमने क्या एनालाइज किया और हम कैसे बने, वो सारा उन्होंने उस हिस्ट्री से जाना जो कि उन्होंने अपने लाइफ में अपने पेशेंट्स से जाना था। तो उन्हें कन्विंस हो गए कि पहले कुछ साल जो होते हैं लाइफ के वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उसी से आज का इंसान या फिर आज का जो एडल्टहुड है वो तैयार होता है। उन्होंने उनकी राइटिंग्स में सबसे पहले आता कि चिल्ड्रन जो होते हैं एक सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजरते हैं, सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। इसी से उन्होंने अपना साइकोसेक्सुअल एनालिसिस किया और अपने स्टेजेस जो हैं वो निकाले। अब साइकोसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? साइकोसेक्सुअल मीन्स अ प्रोसेस इन विच कि आपका जो इमोशंस जो है वो आपके फिजिक्स से जुड़ता है। ठीक है, तो फिजिक्स से जुड़ता है, इसका मतलब सेक्सुअलिटी यहाँ पे जो चिल्ड्रन के नाम पे उन्होंने फ्रॉइड ने की थी, सेक्सुअलिटी उनको नीड नॉट बी ऑलवेज जेनाइटल्स। ठीक है, तो जो सेक्सुअलिटी आज हम देखते हैं या फिर सेक्सुअलिटी को जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से उन्होंने नहीं देखा था चिल्ड्रंस में। सेक्सुअलिटी को एक ग्रेटिफिकेशन के नाम से या फिर जिसे हम कहते हैं ना संतुष्टि या फिर किसी चीज़ की हमें संतुष्टि मिलना, उस तरह से उन्होंने चिल्ड्रंस में देखा था। सेक्सुअलिटी को जैसे एडल्टहुड में देखते हैं वैसे चिल्ड्रंस में देखने का उनका नज़रिया नहीं था। कुछ एक लोगों का मानना है कि चिल्ड्रंस में कैसे वो सेक्सुअलिटी देख रहे हैं या फिर सेक्सुअल बिहेवियर देख रहे हैं, ऐसा नहीं था। उनका मानना ये था कि जो सेक्सुअल बिहेवियर एडल्टहुड में रहता है वो एक जैसे कहते हैं ना ग्रेटिफिकेशन को लीड करता है या फिर उसका जो मेन एम है वो एम है रिप्रोडक्शन जो एडल्टहुड में है। बट चिल्ड्रंस में यही सेक्सुअलिटी या फिर यही ग्रेटिफिकेशन नीड नॉट बी रिप्रोडक्शन, इट इज़ द सेटिस्फैक्शन विच अ चिल्ड्रन गेट फ्रॉम समथिंग।
सो ये डिफरेंस जो है ना, बेसिक डिफरेंस जो उन्होंने मान के सेक्सुअलिटी वर्ड को कॉइन किया था यहाँ पे, उसको आज काफ़ी डिफरेंट वे से लेते हैं कुछ एक लोग, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, चिल्ड्रंस की सेक्सुअलिटी से उनका मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रैटिफिकेशन नहीं था, उनका मतलब ग्रैटिफिकेशन ऑफ द नीड्स या फिर उनकी ज़रूरतों को संतुष्ट देना, वो उनका ये वर्ड कॉइन करने के पीछे मतलब था। अब इस दौरान सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के दौरान पे ईड के जो प्लेजर सीकिंग एनर्जीज हैं वो फोकस होते हैं डिस्टिंक्ट प्लेजर सेंसिटिव एरियाज पे। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने ईगो और सुपर ईगो ये टर्म ये वर्ड कॉइन किया था, इस पे उन्होंने इस थ्योरी में लिखा है कि जो इड है, इड जो ईगो से ऊपर होती है, जो इड होती है वो जो अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो थिंकिंग होती है, उनका ग्रैटिफिकेशन या फिर उनका प्लेजर सीकिंग एरियाज जो है वो फिजिकल कुछ एक एरियाज पे फोकस रहता है। तो वो जो प्लेजर सीकिंग एनर्जी है वो प्लेजर सेंसिटिव एरियाज पे फोकस रहती है। तो ये क्योंकि प्लेजर सेंसिटिव एरियाज सेक्सुअल एरियाज हो गए, तो इसलिए उन्होंने सेक्सुअल वर्ड को यहाँ पे कॉइन किया, बट उनका जो मीनिंग था वो मीनिंग रिप्रोडक्शन सेक्सुअलिटी उस तरह से नहीं था। वो आगे जाके एडल्टहुड में उनका मीनिंग आया वो, बट चिल्ड्रंस की साइकोसेक्सुअल एनालिसिस में उनका मीनिंग रिप्रोडक्टिव सेक्सुअलिटी नहीं था। उन एरियाज को उन्होंने इरोजनस जोन्स करके कॉइन किया या फिर टर्म किया। ये इरोजनस जोन्स जो है वो फ्रूइड से काफ़ी रिलेटेड है। ये इरोजनस जोन्स जो है वो उन्होंने ही सबसे पहले बताए थे या फिर उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में लिखा था। अब चलते हैं, अब उन्होंने कौन से थ्योरीज पुट ऑफ फॉरवर्ड की अपने स्टडी के हिसाब से, अपने राइटिंग्स और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये सेक्शुअल एरियाज़ को या फिर ये ग्रैटिफिकेशन को किस तरह से आगे पुट फॉरवर्ड किया। फ्रूइड का जो थ्योरी था वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू जाता है या फिर उसके पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, एक चिल्ड्रन की पर्सनालिटी एडल्टहुड में कैसे होगी, उसका जो सीरीज़ था वो कुछ एक स्टेजेस के थ्रू गुजरता है या फिर कहाँ पे फिक्स होता है, इस तरह की थ्योरी दी थी। अब उन्होंने कहा था कि ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो उन्हीं सेक्सुअल प्लेजर ड्राइव पे निर्भर रहती है। सेक्सुअल प्लेजर ड्राइव पे निर्भर रहती है मतलब कि वो जो उनकी सेक्सुअल ड्राइव है या फिर वो जो ग्रैटिफिकेशन वाला उनका फेज़ है वो पूरा होता है या नहीं होता है उस वक्त, उस पर डिपेंड करता है कि एडल्टहुड में उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। अब एट पर्टिकुलर पॉइंट्स द डेवलपमेंट प्रोसेस ही क्लेम्ड सिंगल बॉडी पार्ट पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू सेक्सुअल इरोटिक स्टिमुलेशन। इन्होंने ये भी कहा था कि पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो सेंसिटिव एरियाज रहते हैं वो इरोजनस या फिर इरोटिक स्टिमुलेशन से गुजरते हैं। तो इरोटिक स्टिमुलेशन का मतलब उनका डिफरेंट फेज पर डिफरेंट था, उनका हमेशा से या फिर चिल्ड्रन के फेज से एडल्टहुड के फेज पर वो एरियाज सेम है मोस्टली, बट वो एरियाज किस तरह से ग्रैटिफिकेशन का जो उनका मोटिव रहता है वो बदलता है। ठीक है, इसी दौरान उन्होंने 5 स्टेजेस दिए, वो थ्योरी के उनके इम्पॉर्टेंट 5 स्टेजेस हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सारे स्टेजेस को आपको अच्छे से लाइन वाइज याद रखना है। तो उनका पहला स्टेज था ओरल स्टेज। ओरल स्टेज के बाद में आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज के बाद आता है फेलिक स्टेज। फेलिक के बाद लेटेंसी और लेटेंसी के बाद में आता है जेनाइटल स्टेज। ठीक है, तो जो हम सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन एज इन एडल्टहुड मानते हैं वो जेनाइटल स्टेज के लिए है। बाकी के ये जो सारे एरियाज़ हैं ये सारे चिल्ड्रन में होते हैं और उनका मेन फोकस रिप्रोडक्शन नहीं है। सो इस डिफरेंस को आपको हमेशा मान के ही उनकी थ्योरी को आगे पढ़ना है, तो थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि फ्रूइड ने ये क्या लिख रखा है या फिर ये तो सच में बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है, ऐसा थोड़ी होता है। इस तरह की थिंकिंग आने की वजह से उनका जो मेन बेसिक एम है वो कहीं तो धुंधला पड़ जाता है। अब इस जो स्टेजेस हमने अभी देखे उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ऑफकोर्स, बट उन स्टेजेस से उनका इन्फ्रेंस या फिर उनका क्या मतलब था कि क्यों ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट है कवर करना, या फिर ये स्टेजेस इस तरह से क्यों डिवाइड किए हैं। उन्होंने ये स्टेजेस इसलिए डिवाइड किए थे या फिर इस तरह से इसलिए स्टडी किया था क्योंकि उनका मानना था कि हर एक स्टेज में हमारी नीड्स अलग अलग होती हैं,
हमारी सराउंडिंग्स अलग अलग होती है, हमारे जो अपब्रिंगिंग है वो अलग अलग स्टेज से गुजरती है। तो ये सारे जो स्टेजेस हैं मेनली, ये सारे स्टेजेस में एरियाज ऑफ फोकस या फिर ग्रेटिफिकेशन या फिर जो इरोजनस जोन्स जो उन्होंने कहा था वो अलग अलग होते हैं। और वो जोन्स के सारों के अगर प्लेजर या फिर जो उनको चाहिए उस वक्त वो किस तरह से फुलफिल होता है, वहीं पे वो एक स्टेज से आगे बढ़ पाते हैं। अगर वहाँ पे उस स्टेज पे उनकी जो नीड है या फिर उनका जो प्लेजर सीकिंग है वो फुलफिल नहीं हो पाता या फिर ओवर फुलफिल हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, तो दो वर्ड है यहाँ पे, एक होता है लेस और एक होता है मोर। या तो बिल्कुल उनका सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है या फिर ओवर सेटिस्फैक्शन हो गया है या फिर ज़्यादा हो गया है। दोनों ही रीजंस, दोनों ही या तो कम या तो ज़्यादा, दोनों ही रीजंस में क्या होगा कि स्टैग्नेशन हो जाएगा या फिर उस स्टेज में वो बच्चा फिक्स हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये उनका कहना था। ये कहना आगे जाके काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया और वो कन्विंस नहीं थे उनके इन स्टेजेस से। उन स्टेजेस से कन्विंस अगर वो कोई थे तो वो स्टैग्नेशन वाले या फिर फिक्सेशन वाले चीज़ पे कन्विंस नहीं थे। तो बट फ्रॉइड का ये एकदम स्ट्रॉन्ग मानना था कि अगर कोई एक स्टेज आपकी फुलफिल नहीं हुई है मॉडरेट तरीके से, जितना चाहिए उतना अप्रोप्रिएट तरीके से, तो उस स्टेज पे उस बच्चे का फिक्सेशन हो जाता है। फिक्सेशन होने के बाद में वो बच्चा उस स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाता। अगर वो आगे नहीं बढ़ पाता तो उस स्टेज में जो फिक्सेशन होता है, उस फिक्सेशन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वही उसकी पर्सनालिटी को फॉर्मुलेट करते हैं। तो वो फिक्सेशन और स्टैग्नेशन जो है, उसी स्टैग्नेशन को बेस्ड इनकी आगे के स्टेजेस में हम किस स्टेज पे क्या फिक्सेशन और क्या फिक्सेशन का क्या रिजल्ट होगा वो हम पढ़ेंगे। एक छोटे ग्लिम्स में हम वापस से देख लेते हैं कौन से स्टेजेस के बारे में फ्रॉइड ने कहा था। फ्रॉइड का पहला जो स्टेज है वो है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो एज ग्रुप है दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू राउंड अबाउट 18 मंथ्स, मतलब 1.5 साल के आसपास, 1.5-2 साल का जो रेंज है उसके आसपास का। उसमें जैसे कि हमने देखा था कि ओरल फेज़ है, ओरल फेज़ में क्या प्लेजर फॉर्मिंग फोकस है या फिर ईड का जो प्लेजर है किस फोकस पे है, फोकस है ओरल ग्रेटिफिकेशन। ओरल ग्रेटिफिकेशन मतलब जो अपना माउथ का एरिया है उसको उन्होंने इरोजनस जोन माना है, क्योंकि वही एक एरिया है जिससे वो अदर पर्सन के कांटेक्ट में आता है। अदर पर्सन मोस्टली उसकी मदर रहती है, कांटेक्ट एरिया ब्रेस्ट रहता है, तो सकिंग जो प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस को उन्होंने प्लेजर सीकिंग जोन कहा है। उसमें कोई भी चीज़ जैसे कि ब्रेस्ट या फिर बॉटल, क्योंकि अगर बॉटल फीड बेबी है तो उसका माउथ का जो इरोजनस एरिया है वो बॉटल के निपल से अटैच होगा। और कोई भी चीज़ जो उसके मुंह में उस वक्त में आई, बच्चे कोई भी चीज़ मुंह में लेते हैं, थंब लेते हैं, कोई दूसरी चीज़ लेते हैं, उस चीज़ों से भी उनका ग्रेटिफिकेशन एरिया माना गया है। अब इसमें क्या साइंस दिखाई देंगे अगर एडल्टहुड में इन सारे ग्रेटिफिकेशन को पूरा नहीं किया गया। पूरा नहीं किया गया का मतलब होता है कि या तो अंडर फीड है बेबी या फिर ओवर फीड है बेबी। तो एडल्टहुड में क्या साइंस दिखाई देंगे, ओवर ईटिंग, वो इंसान ज़्यादा खाने वाला होगा, या फिर उसको स्मोकिंग की हैबिट हो जाएगी जो कि ओरली होती है, और नेल बाइटिंग, जैसे कुछ इंसान कुछ भी कहीं भी नर्वस हो जाते हैं या फिर कुछ भी अकेले बैठे रहते हैं तो नेल्स को काटते हैं। नेल बाइटिंग इज ग्रेटिफिकेशन रिलेटेड टू ओरल स्टिमुलेशन। तो उनका ये माना गया है कि अगर ओरल स्टेज पे फिक्सेशन हो गया है तो एडल्टहुड में इन साइंस को आप देख सकते हो। सेकंड जो स्टेज है वो है एनल। एनल का एज ग्रुप 1.5 साल से 3 साल के बीच में, मतलब 2 साल से समझ लो 3-4 साल के आसपास का बच्चा। उसमें क्योंकि ये नाम से पता चल रहा है एनल स्टेज, एनल स्टेज में बाउल प्लेजर और रेजिस्टेंट टू टॉयलेट ट्रेनिंग, ये 2 इश्यूज रहते हैं। हम आगे डिटेल में एक एक पढ़ेंगे, बट ये 2 इश्यूज जो होते हैं वो इस एज ग्रुप में रहते हैं। अगर यहाँ पे ईट का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ या फिर ओवर हुआ तो हमें कौन से साइंस दिखाई देंगे, मीननेस, रिजेंटमेंट ऑफ अथॉरिटी और नीटनेस। ओवर और अंडर दोनों ही रीजंस हो सकते हैं ये साइंस और सिम्टम्स एडल्टहुड में दिखाई देने के। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज एज ग्रुप 3 to 6 years।
3 to 6 ईयर्स में फैलिक स्टेज में, फैलिक मतलब वही सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनका अवेयरनेस आना, लव हेट रिलेशनशिप विद द सेम सेक्स पेरेंट, इन पे भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वर्ड कॉइन किया था, जिसे कि हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स और उसका ऑपोजिट इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स करके पढ़ेंगे आगे। इसमें एडल्टहुड में सेल्फिशनेस, मैनिपुलेटिव, पुअर ऑपोजिट सेक्स रिलेशनशिप्स, ये सारे इश्यूज जो होंगे वो अगर ये सेटिस्फैक्शन एरिया जो है प्रॉपरली नहीं हुआ तो एडल्टहुड में ये सारे इश्यूज हमें दिखाई देंगे। फोर्थ होगा उनका लेटेंसी, वो 6 ईयर्स से प्यूबर्टी तक, मतलब 11-12 ईयर्स की एज ग्रुप में। लेटेंसी मतलब इस पीरियड के दौरान उनका मानना गया था कि कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूलेशन या फिर स्पेसिफिक अकरेंस नहीं होता। ये पीरियड जो है वो स्कूल गोइंग पीरियड है, तो बच्चों का ज़्यादा फोकस जो होता है वो स्कूल पे होता है, पढ़ाई पे होता है। उनके पीयर ग्रुप्स होते हैं जो मोस्टली सेम सेक्स के होते हैं, तो यहाँ पे ये एज ग्रुप पे लेटेंसी का पीरियड आता है, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता या फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पीरियड आगे अपने एडल्टहुड में अपना पर्सनैलिटी कैसे होगा उसके लिए। तो सेम सेक्स फ्रेंड्स होते हैं, अपोजिट सेक्स कम होता है, लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। ये जो एडल्टहुड में इनका पर्सनैलिटी में एक ही चेंज हो सकता है, अदरवाइज कुछ खास इस पीरियड को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, जो कि इस पीरियड को काफ़ी अदर साइकेट्रिस्ट या फिर उस टाइम के जो दिग्गज थे उन्होंने इस पीरियड को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने कहा है कि जो स्कूल एज पीरियड होता है वहीं पे तो चिल्ड्रन बाकी सराउंडिंग्स के ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आते हैं पहली बार, तो ये पीरियड लेटेंसी का नहीं हो, ये एक काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था उनका पॉइंट। फिफ्थ जो उनका स्टेज है जो उन्होंने इवोल्यूशन में डाला था वो है जेनाइटल। ये होगा स्पेसिफिक एडोलेसेंस में। इस जेनाइटल स्टेज में ही उन्होंने सेक्सुअल प्रेजर को रिप्रोडक्शन से कनेक्ट किया था और इसी एज ग्रुप में डेटिंग एंड मैरिज और सेक्सुअल एनर्जी जो है उसको फोकस किया गया है। और अगर यहाँ पे कुछ फिक्सेशन हो गया है एडोलेसेंस में तो एडल्टहुड में गिल्ट अबाउट सेक्सुअलिटी, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी और पुअर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ये सारे इश्यूज जो है वो एडल्टहुड में दिखाई देंगे। अब हम एक एक करके सारे स्टेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जैसे हमने पढ़ा ओरल स्टेज, जो कि बर्थ से अराउंड 18 मंथ्स का रहता है। यहाँ पे प्लेजर सीकिंग एरिया जो रहता है वो माउथ होता है और जो ग्रेटिफिकेशन होता है वो सकिंग और टीदिंग के टाइम पे आता है। टीदिंग के टाइम पे मतलब टीदिंग के टाइम पे बच्चा बाइट करता है हर चीज़, तो टीथ और माउथ का एरिया वही एरिया एक प्लेजर सीकिंग एरिया होता है या फिर इरोजनस जोन में आता है। अब यहाँ पे अगर बच्चा अच्छी तरह से नर्स हुआ है या फिर यहाँ पे उसको ब्रेस्ट फीडिंग या फिर बॉटल फीडिंग अगर है अच्छी तरह से मिली है, जहाँ पे डिमांड हुई उसकी वहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन अगर हुआ है, तो यहाँ पे उसका प्लेजर जो होता है वो कैड होता है। कैड मतलब उसका कोई देखभाल करने वाला है, इस तरह की फीलिंग बच्चे में इनकलकेट होती है। मदर्ड और हेल्ड मतलब उसको पकड़ा गया है, उसको प्यार दिया गया है, उसका जो डिमांड है उसको फुलफिल किया गया है अप्रोप्रिएट तरीके से। तो ये अप्रोप्रिएट अगर इस स्टेज में पार कर जाता है तो यहाँ पे फिक्सेशन नहीं होती है। वहीं पे अगर यहाँ पे कुछ ओवर फीडिंग या फिर जब उसकी डिमांड हुई थी तब बच्चे को नहीं मिला दूध या फिर उसको हर बार ज़्यादा बिना डिमांड के ही उसको दूध पिलाया जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है तो यहाँ पे फिक्सेशन है। अगर लेटर इन लाइफ जब इस एक बार ब्रेस्ट फीडिंग का जो पार्ट है वो चला जाए या फिर वो एज ग्रुप चला जाए 6 मंथ 7 मंथ्स 8 मंथ्स का हो जाए बच्चा, जब उसकी टीदिंग स्टार्ट हो जाती है, तब उसके बाद में ये चीज़ जो डिज़ायर होती है वो बाइट की तरफ चले जाती है। मतलब उसको हर चीज़ को टीथ का इस्तेमाल करना, बाइट करना, इस तरह की फीलिंग्स स्टार्ट होती है। वही भी माउथ से ही होती है, इसलिए च्यूइंग, पेंसिल के एंड्स, पेन्स को, गम को बाइट करना, नेल्स को बाइट करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है अगर इस पे हमें फिक्सेशन दिखाई देता है। और अगर ये फिक्सेशन प्रॉपरली यहाँ पे फिक्सेशन अगर हमें दिखाई दे तो एडल्टहुड में हमें यही सारी चीज़ें जो हैं बचपन वाली चीज़ें सारी इस तरह से दिखाई देंगी। एक्सेसिव एंजॉयमेंट ऑफ फूड जिसे ओवर ईटिंग कहते हैं, च्युइंगम चबाना, इसमें माउथ का इस्तेमाल होता है, स्मोकिंग दैट इज ओरल ग्रेटिफिकेशन एंड च्यूइंग एनीथिंग, च्युइंग गम वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्सेशन को दर्शाती है, ये
फ्रूइड का मानना था। इसके एक्सप्लेनेशन में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये कनेक्शन जो है ये मदर की ओवर फीडिंग अंडर फीडिंग से है, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई को लेकर है। अगर यहाँ पे उसकी डिमांड फुलफिल हुई है अप्रोप्रिएट तरीके से, उसका नर्सिंग, केयरिंग, उसका होल्डिंग, मदर से उसका बॉन्ड, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली फॉर्म हुई हैं तो यहाँ पे उसका फिक्सेशन है या फिर वो जो है वो ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं, उसका ग्रेटिफिकेशन पूरा होगा। और यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन का मेन सेंटर जो है वो माउथ को बताया गया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद में ये सारा जो एरियाज ऑफ इरोजेनस है वो जेनाइटल्स की तरफ फोकस हो जाता है फ्रॉइड की थ्योरी में। माउथ के लिए ओरल स्टेज एक ही है और ग्रेटिफिकेशन का मेन सोर्स ऑफ कनेक्शन जो है वो मदर्स ब्रेस्ट को माना गया है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे अंडर फीडिंग अगर होती है तो बच्चे में फिक्सेशन के साथ साथ कौन सी फीलिंग्स डोमिनेंट हो जाती है, वो है फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी एंड होपलेसनेस। अगर यहाँ पे उसकी फीलिंग्स जो है या फिर फिक्सेशन जो है ओरल स्टेज में अगर हार्शली वीन किया गया, वीनिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे बच्चे को मदर्स मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क या फिर बॉटल फीड जो दोनों माना जाओ उससे सेमी सॉलिड की तरफ शिफ्ट किया जाता है। पहले तो कम्प्लीटली मदर्स मिल्क पे या फिर ब्रेस्ट बॉटल फीड पे रहता है, उसके बाद में उसको सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस किया जाता है। धीरे धीरे सेमी सॉलिड जैसे जैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है वैसे वैसे उसको ब्रेस्ट फीडिंग कम करते हैं। कम करते करते वन पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको धीरे धीरे उस फीडिंग से स्टॉपेज होता है या फिर उसको छुड़ा दिए जाते हैं। वो जो प्रोसेस है जब उसको मदर्स मिल्क या फिर बॉटल फीड मिल्क से छुड़ा के उसको ओरल फूड सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड दिया जाए, वो जो पीरियड होता है वो उसे कहते हैं वीनिंग। वीनिंग मतलब उस चीज़ को छोड़ के वो दूसरी चीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो जो वीनिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपरली अगर हुआ है तो ठीक है, बट अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है, हार्शली हुआ है, मतलब बच्चे के विश के अगेंस्ट हुआ है और या फिर अब्रप्टली हुआ है या फिर वो वीनिंग जो है वो काफ़ी दिनों तक चल गया है, मतलब कि बच्चा 3 साल का हो गया, बच्चा 4 साल का हो गया, तब तक उसको फीडिंग चल ही रही है, मतलब वो जो 18 मंथ्स का पीरियड था, 1.5 साल तक का पीरियड था, तब तक उसको वीनिंग हुई नहीं, तो यहाँ पे ओवर फीडिंग उनके हिसाब से ओवर फीडिंग होती है और फिक्सेशन होता है। तो अगर फिक्सेशन हुआ तो डिपेंडेंसी और होपलेसनेस ये दो फीलिंग्स इनकल्केंट हो जाती है जो एडल्टहुड में दिखाई देती है। और अगर सक्सेसफुली ओवरकम किया इस फीलिंग के चैलेंज को तो हम नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच जाते हैं। तो ओरल स्टेज इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उसको इतना अच्छे से हम समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिक्सेशन मतलब आगे की कोई स्टेज पे बच्चा नहीं जाएगा, ऐसा फ्रूइड का मानना है। और अगर ये स्टेज सक्सेसफुली पार कर गया तो आगे की स्टेज में ज़्यादा तकलीफें नहीं होगी, ऐसा फ्रूइड के थ्योरी में लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड स्टेज की तरफ, जो कि है एनल स्टेज। एनल स्टेज का एज ग्रुप 18 मंथ से स्टार्ट होता है, जो अराउंड 3 to 4 ईयर्स तक, 3 to 3.5 ईयर्स तक रहता है। एनल जैसे वर्ड समझ रहे हो आप, एनल मतलब वो एरिया जहाँ से आपके फीकल मैटर जो है वो बाहर आउटलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनल स्टेज से मतलब वही प्रोसेस है जो कि इस एरिया से आपके कंट्रोल में आता है या फिर बच्चे के कंट्रोल में आता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब तक जो बच्चा था वो बच्चा अपने विश के अकॉर्डिंग या फिर उसके कंट्रोल में नहीं था। यूरिन और फीकल मैटर मतलब उसके स्टूल्स और यूरिन पैसेज जो है वो उसके या तो कंट्रोल में नहीं थी स्टार्टिंग पार्ट में, और देन उसके विश पे थी कि उसको जहाँ उसको यूरिन का अर्ज आया वहाँ पे वो यूरिन कर सकता है, जहाँ उसको स्टूल्स का अर्ज आया वहाँ पे वो स्टूल कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग की बात की गई है। यहाँ पे ये उम्र जो होती है वहाँ बच्चे को हम सिखाते हैं कि क्या सही है और कहाँ या फिर कहाँ आपको डेफिकेट करना या फिर आउटलेट करना सही है और कहाँ पे सही नहीं है, कहाँ पे कंट्रोल करना है। ये चीज़ यही एज ग्रुप में सिखाई जाती है। तो इनका ये स्टेज से गुजरने का, बच्चे के गुजरने से यही मतलब था कि यहाँ पे आपको बच्चे को कंट्रोल करना सिखाना है। तो वो कंट्रोल अगर प्रॉपरली आ गया तो यहाँ पे फिक्सेशन नहीं होगी, बच्चा ओवरकम हो जाएगा और आगे की स्टेज में पहुँचेगा। बट अगर वो जो कंट्रोल है उस कंट्रोल के दौरान बच्चों को अच्छे से
टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी गई तो यहाँ पे फिक्सेशन हो जाएगा। कंट्रोल से आपका क्या मतलब है? कंट्रोल मतलब पहले तो देखो, बच्चे को यूरिन आया तो उसने कर दिया, उसको स्टूल्स आया, अर्ज आया और उसने कर दिया। उसको कंट्रोल करना नहीं सिखाते हम लोग, या फिर उसको डांटते नहीं, आ रहे यहाँ पे सुसु कर दिया, यहाँ पे पॉटी कर दी, क्यों कर दी, नहीं डांटते। बट 18 मंथ्स के बाद में 1.5 साल का बच्चा जो थोड़ा बहुत समझने लगता है, उसके बाद में हम धीरे धीरे उसको सिखाना स्टार्ट करते हैं कि अरे यार सुसु कर दी, अरे यहाँ पे पॉटी कर दी। तो ये जो फीलिंग्स हैं या फिर ये जो रिएक्शंस जो आते हैं मदर के या फिर सराउंडिंग्स जो भी उसके हैं, फादर या फिर अदर फैमिली मेम्बर्स के, ये जो रिएक्शंस जो हैं वो बच्चा ग्रास्प करता है। तो उसे वो धीरे 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 या तो उसको हम सिखाते हैं या फिर खुद उस चीज़ को इनकलकेट करता है कि हमें इस चीज़ को यहाँ पे नहीं करना है। तो कहाँ पे करना है? टॉयलेट में करना है। तो यहाँ से अगर उसका अर्ज लिविंग रूम में आया और वहाँ से टॉयलेट तक का जो सफ़र है, वहाँ तक के सफ़र में उसको उसकी अर्ज को कंट्रोल करना है, उसको उस कंट्रोल जो है वो सीखना है। अगर वो कंट्रोल कर पाता है तो इस चीज़ से आगे बढ़ जाएगा। बट अगर कंट्रोल नहीं करता है कभी कभी, या फिर कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जब उसको ऑन द वे आ जाती है या फिर जहाँ खड़ा है वहीं पे आ जाती है, और उसको उस टाइम पे अगर किसी ने उसके रिएक्शंस थ्रो कर दिए, उसके सामने गुस्सा कर दिया, उसको डांट दिया, इस तरह के रिएक्शंस जो है ये उसने ग्रास्प कर लिए, तो ये जो फीलिंग ऑफ कंट्रोल जो है ना, वो उसको काफ़ी भारी पड़ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ में मैं फेलियर हो गया, या फिर ये चीज़ होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई। तो ये जो फेलियर है यहाँ पे इस स्टेज पे उसे हम फिक्सेशन मानेंगे। ठीक है, अब इस फिक्सेशन जो है वो फिक्सेशन जो क्या उसका कंक्लूजन होता है आगे जाके, कंक्लूजन में उसका आता है स्टिंजीनेस, एक्सट्रीम नीटनेस। ठीक है, कंट्रोल से क्या मतलब है? कंट्रोल मतलब हर चीज़ में कंट्रोल करना सीखता है बच्चा। तो वो चीज़ बच्चा जो एनल स्टेज में सिर्फ अपने टॉयलेट को रिलेटेड कंट्रोल सीखता है, वो ही कंट्रोल एडल्टहुड में सारी चीज़ों में आता है। तो या तो स्टिंजीनेस होगा या फिर एक्सट्रीम नीटनेस होगा। ठीक है, एक्सट्रीम नीटनेस मतलब हर एक चीज़ है नीट एंड टाइडी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पे उसको कंट्रोल चाहिए। ठीक है, रिजिड और कंपल्सिव बिहेवियर। रिजिड और कंपल्सिव बिहेवियर मतलब कि वो जो कंट्रोल जो है वो कंट्रोल उसकी लाइफ में हर एक चीज़ों में उसको चाहिए। रिजिड मतलब ऑब्स्टिनेट हो जाएगा वो इंसान, जैसे कहते हैं ना ज़िद्दी है ये तो बहुत, ये कोई चीज़ पकड़ ले तो उसको छोड़ता नहीं है। ये कंट्रोल जो है वो एनल स्टेज से रिलेटेड है फ्रॉइड के अनुसार। कोपिंग विद द डिमांड्स फॉर कंट्रोल मतलब जो डिमांड्स है सोसाइटी के कंट्रोल करने के लिए, उस कंट्रोल को वो हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकता है, वो सारे प्रयास एडल्टहुड तक करता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनल रिटेंटिव जो होता है ना, वो कंट्रोल कि आपको उस अर्ज को कंट्रोल करना है, रिटेन करना है जब तक आप अप्रोप्रिएट जगह पे ना पहुँचो। वो कंट्रोल आगे एडल्टहुड में ये सारी चीज़ों में आपको दिखाई देगा, उसकी पर्सनैलिटी में। एक्सप्लेनेशन में जैसे कि हमने देखा कि उसको रियलिटी में कंट्रोल करना है, बट उससे वो जो कंट्रोल है या जो दुविधा है ना, वो टू होल्ड ऑन और टू लिव इट अप और टू गिव इट अप, ये जो दुविधा है उस दुविधा से रिलेटेड सारे उसके फिक्सेशन होंगे। फ्रॉइड के अनुसार जो एडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक है या फिर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जैसे कि उसका इंडिकेटर्स है कि कैसे सक्सेसफुली वो आगे जाके उस चीज़ को हैंडल कर पाया, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस है कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से हैंडल किया। अब इस चीज़ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि फ्रॉइड की काफ़ी चीज़ों में आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी जहाँ पे आपको पेरेंट्स का जो इशू है वो नज़र आएगा। जैसे कि ओरल स्टेज में अभी अब तो हम एनल स्टेज पे ही आए हैं, बट आगे भी आप देखोगे कि पेरेंट्स पे बहुत फोकस था कि पेरेंट्स ने कैसे बच्चे को नर्चर किया, सराउंडिंग या फिर बच्चे ने क्या ग्रास्प किया या फिर बच्चे ने क्या सीखा, उस पॉजिटिव एटीट्यूड्स को थोड़ा सा उन्होंने निगलेक्ट किया, और पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे कैसे निगलेक्ट किया उस चीज़ पे काफ़ी फोकस था। तो ये फोकस हो सकता है कि उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने पेशेंट्स ज़्यादा करके ऐसे ही देखे जिसमें पेरेंटल निगलेक्ट एक इशू था, क्योंकि काफ़ी सारों में वो पेरेंट्स ने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया वहीं पे इशू आता है। ठीक है, तो अगर अच्छे से सारा कुछ हो गया या फिर जो इशू है टॉयलेट ट्रेनिंग का वो अच्छे से कोप अप हो गया, तो बच्चा काफ़ी केयरफुल रहेगा
और अगर यहाँ पे कोप अप नहीं हुआ तो बच्चा मैसी, स्लॉपी और केयरलेस होगा। ठीक है, मैसी, स्लॉपी, केयरलेस मतलब एक तो कंट्रोल आता है, कंट्रोल आने से ऑब्स्टिनेट होता है बच्चा, नीटनेस की तरफ जाता है, हर चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है एडल्टहुड में। वहीं अगर यहाँ पे सक्सेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई तो क्या, तो बच्चा आगे जाके मैसी, स्लॉपी और केयरलेस दिखाई देगा। मतलब हर चीज़ें में इधर उधर चीज़ें फेंकी हुई है, कोई भी चीज़ें नीट एंड क्लीन नहीं है, हर जगह पे बिखरी पड़ी है, और वो हर एक चीज़ को केयरलेसनेसली लेगा और एक्सप्रेसिव रेबिलियन होगा। रेबिलियन मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं, वो रिबेल करते हैं, वो जो भी अगर वो कुछ भी कहें तो उसके अगेंस्ट उनका एक आंसर रेडी रहता है, वो रिबेलियन नेचर होता है। रिबेलियन नेचर मतलब कि करना चाहिए से अगेंस्ट में खड़े होते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, चाहे ये सही ही क्यों। ये चीज़ें फ्रॉइड के अनुसार अगर पेरेंटल हैंडलिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग की ठीक से ना हुई तो होती है। ठीक है, अगर कंट्रोल जो है अगर प्रॉपरली आ गया तो ऑब्स्टिनेसी, ऑब्सेस्ड विद योर नीटनेस, ये सारा जो कंट्रोल्ड रिएक्शन है ये सारा एडल्टहुड में दिखाई देगा। नीट होना चाहिए, सारी चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए, इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है वो इस एनल स्टेज से रिलेटेड होती है। ठीक है, मैच्योरिटी एंड सक्सेस, ये दो चीज़ जो होती है मैच्योरिटी एंड सक्सेस, इस एनल स्टेज को आगे पार करने में हेल्प करती है। अदरवाइज यहीं पे फिक्सेशन हो जाता है और ये टाइप के आपको बिहेवियर, ऑब्स्टिनेट, एक्सट्रीम ऑब्स्टिनेट बिहेवियर या फिर एक्सट्रीमली केयरलेस बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर आपको एडल्टहुड में उस पर्सन के पर्सनालिटी में दिखाई देंगे। तो ये फिक्सेशन अगर यहाँ पे हुआ तो। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टेज पे, दैट इज फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज पे एरिया ऑफ सेंटर जेनाइटल्स ही है, बट उनका नाम, अब जैसे कि हमने देखा फिफ्थ स्टेज का नाम जेनाइटल स्टेज है, एरिया तो यहाँ पे भी वही है, एरिया वहाँ पे भी वही है, बट जैसे कि हमने अब स्टार्टिंग से अभी तक बार बार मैं कहती आ रही हूँ रिपीटेडली कि यहाँ पे एरिया वही है, बट दी फोकस और दी इंटेंशन, प्लेजर सीकिंग इंटेंशन जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पे कुछ एक सिम्टम्स आपको सेक्सुअलिटी के यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि फ्रॉइड के अनुसार है, बट उस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है, उस चीज़ को उनको उसको सपोर्ट करने के लिए उनके पास वैल्यूएबल डेटा नहीं था, उनका एक थ्योरी था ये। बट यहाँ पे उनका जो फीलिंग्स जो है, जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आगे रिप्रोडक्शन का था, वो फीलिंग्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो फेलिक स्टेज जो है, जैसे मैंने कहा थर्ड स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में, यहाँ पे जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर से फोकस्ड होते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे वो बिहेवियर जो एडल्टहुड में जेनाइटल्स में दिखेगा, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फ्रॉइड के अनुसार 3 to 6 ईयर्स में एक बार झलक दिखाई देता है। उसके बाद लेटेंसी आ जाता है जिसमें उन्होंने कुछ खास, या तो उनके पास पेशेंट्स नहीं आए या फिर उनकी स्टडी उतनी फुल प्रूफ नहीं थी। यहाँ पे आप देखोगे कि इस टाइम पे बच्चे अपने जेनाइटल्स या फिर प्राइवेट पार्ट्स जिसे कहते हैं उन्हें एक्सप्लोर करने लगते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं। अब स्टार्ट तो खेलने से होता है क्योंकि बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये उनके लिए तो जस्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जैसे कि हाथ से खेल रहे हैं वैसे ही वो जेनाइटल्स से खेलते हैं उस टाइम। कुछ एक बच्चे तो अपने यूरिन और फीसेस से भी खेलने लग जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, वो एक टॉय समझ के ही खेलते हैं उनके साथ। तो ये जेनाइटल्स के साथ उनका जो फीलिंग्स है या फिर उनका खेलना जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, धीरे धीरे का प्लेजर सीकिंग एरिया बन जाता है। वो इस स्टेज में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे इन्होंने एक बात कही है जहाँ उन्होंने कहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स फॉर द ऑपोजिट पैरेंट। अभी यहाँ पे उन्होंने ऑपोजिट सेक्स नहीं कहा, उन्होंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स फॉर द ऑपोजिट पैरेंट स्टार्ट होती है। तो ये थ्योरी जो है ये बहुतों ने क्रिटिसाइज़ की है, बट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये याद रखना कि रोमांटिक फीलिंग्स फॉर द ऑपोजिट सेक्स, यहाँ पे मास्टरबेशन इज़ ऑल्सो कॉमन, बट यहाँ पे मास्टरबेशन का जो मोटिव है दैट इज़ नॉट द सेम एज विच यू सी इन एडल्टहुड।
यहाँ पे एक खेलने के रूप में स्टार्ट होता है, बट दी एक्ट इज सिमिलर टू मास्टरबेशन, इसीलिए मास्टरबेशन वर्ड यूज़ किया गया है। बट बच्चा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वे से मास्टरबेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक खेल के तरह से वो हो रहा है। यहाँ पे अगर फिक्सेशन हो गई तो फिक्सेशन कैसे हो सकती है? फिक्सेशन काफ़ी तरीके से हो सकती है कि यहाँ पे उनका जो एक्सप्लोरेशन जो है या फिर उनके जो जेनाइटल का एक्सप्लोरेशन है उनको एक गाइडेड फॉर्म में मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले। प्रॉपर गाइडेंस मिलने से ये जो एक्सप्लोरेशन है वो एक लिमिटेड एरिया से एक्सप्लोरेशन वाले लिमिटेड एरिया में ही सीमित रह जाएगा और आगे नहीं जाएगा। और अगर यहाँ पे गाइडेंस नहीं हुई, सिमिलरली गाइडेंस तो नहीं हुई बट उनको एक शेम की भावना उनमें इनकल्केट की गई, जैसे कि शी ये तो गंदी चीज़ है, या फिर इसके साथ हाथ मत लगाओ, इनके साथ खेलो मत, इस तरह के रिएक्शंस आए, या फिर गुस्सा किया गया उनके साथ, तो यहाँ पे फिक्सेशन होने के चांसेस है। तो फिक्सेशन से एडल्टहुड में क्या क्या फीलिंग्स आ सकती है? गिल्ट फीलिंग, क्योंकि अगर उनको शेम, उन चीज़ से शेम दिया गया कि अरे शी ये क्या किया, या फिर उन पर गुस्सा किया गया, तो उस चीज़ का जो गिल्ट है या मैंने कुछ गलत कर दिया, इस तरह की गिल्ट फीलिंग हमेशा आती रहेगी। या फिर कोपिंग विद इंसेंशियस सेक्सुअल फीलिंग्स। कोपिंग विद इंसेंशियस सेक्सुअल फीलिंग्स मतलब अगर यहाँ पे गाइडेंस हुआ प्रॉपरली तो ठीक है, बट अगर गाइडेंस नहीं हुआ तो जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं उनके साथ या तो गिल्ट आएगी, या फिर जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं उनको कभी दिखाया नहीं जाएगा, उसको इस तरह से सप्रेस कर लेंगे वो लोग। अब जैसे कि हमने कहा कि उनके पॉइंट जो है उन्होंने काफ़ी अलग यहाँ पे दिया था, जो कि इस एज ग्रुप में यूजुअली हम सोचते भी नहीं हैं। तो वो था कि रोमांटिक फीलिंग्स फॉर द अपोजिट सेक्स पेरेंट। इससे उनका मतलब था कि इस स्टेज में जहाँ की फेलिक स्टेज आता है, इस स्टेज में बच्चा अपने ऑपोजिट पेरेंट, मतलब अगर बॉय है तो वो अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर वो गर्ल है तो वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी, ऑपोजिट सेक्स। तो अगर वो एक बॉय है, ठीक है, और वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको मदर की सारी चीज़ें चाहिए, सारा अटेंशन चाहिए, सारा प्यार चाहिए, सारा फोकस चाहिए उसको, ठीक है। इस तरह से वो रोमांटिक फीलिंग्स उसकी तरफ डेवलप करता है। उसी वक्त वो क्या देखता है वो बच्चा कि मदर का जो फोकस है या फिर प्यार है वो फादर की तरफ जा रहा है। तो अगर उसको मदर की तरफ रोमांटिक फीलिंग्स है तो फादर की तरफ उसको एक जेलसी होगी, जेलसी जिसे कि फ्रॉइड ने एनवी कहा था। इस एनवी के तहत वो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म किया। तो इसमें उन्होंने एक ओडिपस का नाम इसलिए दिया क्योंकि ओडिपस की एक से हिस्ट्री है कि ओडिपस नाम का एक राजा था जिसने, अब कोई कहते हैं एक्सीडेंटली, उसको पता नहीं था, कोई कहते हैं जानबूझ के, ठीक है, ये दो कंट्रोवर्शियल थियोरीज हैं। तो ओडिपस नाम का एक राजा था, उसने अपनी मम्मी या फिर अपनी मदर के साथ शादी किया, और मदर के साथ शादी करने के लिए उसने अपने फादर का कत्ल कर दिया। ये एक स्टोरी है। कुछ मानते हैं कि ये उसने अननोइंगली किया मतलब उसको पता नहीं था कि वो उसकी मदर है, और उसने एक बोलते हैं ना कि एक राजा दूसरे राजा को मार के उसने उस रानी से शादी किया, इस तरह का एक कैजुअल सिचुएशन हुआ था। बट सच्चाई ये थी कि वो उसकी मदर थी और उसने अपने फादर को उस प्रोसेस में उसके फादर को उसने मारा। तो इसीलिए उन्होंने इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स करके इसको नाम दिया है, क्योंकि उस राजा का नाम ओडिपस था। इसमें एक जो बॉय है या फिर मेल चाइल्ड है वो अपनी मदर की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट होता है कि उसको मदर का सारा अटेंशन चाहिए रहता है, सारा प्यार चाहिए रहता है, और उस प्यार उसकी तरफ फोकस आए वो अपने फादर से जेलसी कर बैठता है। अब अगर इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया जाए या फिर इस सिचुएशन को अच्छे से समझा जाए तो इसमें क्या होता है कि बच्चा इस स्टेज से निकलने की कोशिश करता है। निकलने की कोशिश में उसको एक वे ऐसा दिखता है कि मदर का प्यार पाने के लिए मुझे फादर जैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ओडिपस कॉम्प्लेक्स में फ्रॉइड का मानना था कि इस दौड़ में ही बच्चा अपने फादर जैसे बनने की कोशिश करता है। तो फादर के सारे फीचर्स वो अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है और इनकलकेट करता है। तो इस दौरान फादर जैसा करेगा, एडल्टहुड में बच्चा उसी तरह की पर्सनालिटी को ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मदर का पूरा प्यार पाना चाहता है। ऐसा ओडिपस कॉम्प्लेक्स में होता है, ऐसा फ्रॉइड का मानना था। इसी में ऑपोजिट एक चीज़ उन्होंने कही जो कि गर्ल्स के लिए उन्होंने कही, ये बॉयज़ के लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स
और वैसे ही गर्ल्स के लिए उन्होंने कहा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सिमिलर स्टेज है। सिमिलर स्टेज में अगर फीमेल चाइल्ड है या फिर गर्ल चाइल्ड है तो वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है और फादर से रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के बीच में उसको मदर आती है। तो मदर से पहले तो एनवी होगी, जेलसी होगी, फिर धीरे धीरे वो आगे समझेगी कि अगर फादर का प्यार पाना है तो उसको मदर के जैसा बनना है। इसीलिए गर्ल चाइल्ड यूजुअली अपने मदर के जैसी होती है क्योंकि वो सारी फीलिंग्स वहीं पे इनकलकेट होती है। अब अगर ये स्टेज यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से पार हो गई तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे अच्छे से उसका गाइडेंस नहीं हुआ या फिर उसको जो चाहिए वो ग्रेटिफिकेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे पेनिस एनवी भी हो जाती है। पेनिस एनवी इसलिए क्योंकि पेनिस एनवी से मतलब है क्योंकि उसको वो चीज़ मिली नहीं तो वो चीज़ हमें अभी चाहिए नहीं। इस तरह से उसका डेवलपमेंट हो जाता है या फिर उसके एडल्टहुड में उसका नेचर इस तरह से बन जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने आगे कहा कि जैसे कि हमने अभी समझा कि इवेंचुअली उनको समझ में आने लगता है या फिर इस सिचुएशन से कोप अप करने लगते हैं बच्चे, और ये जो एनवी है या फिर जेलसी है वो आइडेंटिफिकेशन की तरफ मुड़ जाती है। और आइडेंटिफिकेशन की तरफ मुड़ने से गर्ल चाइल्ड है जो अपनी मदर को आइडेंटिफाई करने लगती है, उस जैसे बनने लगती है, और मेल चाइल्ड जो है या फिर बॉयज़ जो है वो अपने फादर को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और उन जैसे बनने लगते हैं। अब लेटेंसी स्टेज जो कि 6 years टू प्यूबर्टी है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे फ्रूइड ने लेटेंसी स्टेज को वो स्टेज बताया है जहाँ पे स्कूल गोइंग एज है। यहाँ पे फ्रूइड के या तो ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था या फिर उन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंस थे उनसे ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे क्योंकि स्कूल गोइंग एज है, सेम सेक्स के स्टूडेंट्स या फिर सेम सेक्स के पीयर ग्रुप जो होता है उससे ज़्यादा अटैचमेंट होता है, अपोजिट सेक्स से उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे डीप फीलिंग्स या फिर बेस्ट फ्रेंड्स जो कहते हैं ना उस तरह की फीलिंग्स आती है, बट यहाँ पे कुछ खास इस तरह से मॉड्यूलेशन या फिर चेंज नहीं होता है जो कि आगे की पर्सनालिटी को आपको दर्शाए। ये एक चीज़ थी जो कि काफ़ी क्रिटिसाइज हुई क्योंकि बाकी सारे एनालिस्ट का मानना था कि यहाँ पे ही ज़्यादा करके सराउंडिंग से उनका लेना देना होता है या फिर सामना होता है, तो यहाँ पे कुछ भी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रूइड का मानना था यहाँ पे कोई क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है या फिर कुछ इवेंटफुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई फिक्सेशन नहीं होती, और इस स्टेज तक अगर बच्चा पहुँच गया तो इस स्टेज को वो पार कर जाता है, डायरेक्ट जेनाइटल स्टेज पे जाता है। अब हम जेनाइटल स्टेज पढ़ेंगे। जेनाइटल स्टेज लास्ट स्टेज है फ्रूइड के अनुसार। ये प्यूबर्टी के बाद पूरा एडल्टहुड के लिए उन्होंने कहा था जेनाइटल स्टेज एक्चुअली सेक्सुअलिटी को रिलेटेड है, जहाँ पे ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना और वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो कि रिप्रोडक्शन को लीड करता है उस एरिया में उन्होंने फोकस किया था। बट ये जो ग्रेटिफिकेशन को या फिर रिप्रोडक्शन को जो सेक्सुअलिटी लीड करेगी ये भी आपके प्रीवियस स्टेजेस से रिलेटेड है, क्योंकि फ्रूइड का मानना था कि अगर एक स्टेज को पार नहीं कर पाया तो ये स्टेज तक ऑब्वियसली पहुंचेगा ही नहीं। अगर पहुंचने के बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो फिक्सेशन होगी। तो यहाँ पे अगर पहले प्यूबर्टी तक अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है और सारे स्टेजेस पार करता है तो यहाँ पे नॉर्मल एडल्ट सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा और मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आगे के पूरे स्टेज को अगर पार करके आया है तो ये स्टेज इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी। बट आगे के स्टेज में अगर पार नहीं कर पाया है तो ये स्टेज तक उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ पे फिक्सेशन से उनका मतलब था इनएबिलिटी टू प्रोग्रेस टू अनसेल्फिश और रोमांटिक लव। अनसेल्फिश और रोमांटिक लव से इनका मतलब है कि यहाँ पे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो कि रिप्रोडक्शन को लीड करता है उसके लिए एक रोमांटिक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। रोमांटिक रिलेशनशिप अगर है तो फ्रूइड के अनुसार एक इंसान को दूसरे इंसान को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने की भावना होनी चाहिए। मतलब उसको अपने लिए कुछ फीलिंग्स नहीं होगी या फिर अपने लिए कुछ सेल्फिश फीलिंग्स नहीं होगी। फीलिंग्स मतलब सेल्फिश फीलिंग्स वो नहीं होगी। वो सारा का सारा अपनी सारी फीलिंग्स या फिर अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सारा का सारा अपोजिट पर्सन को देने के लिए तैयार है। तो वो इस तरह से फेथफुल होना चाहिए कि वो खुद के बारे में नहीं, सारा का सारा वो अपने को पार्टनर के बारे में सोच रहा है। अगर वो इसी तरह से सोच पाए तो ही वो उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज अगर वो सिर्फ एक सेल्फिश बिहेवियर को लेके रह जाता है तो फिर उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा तो सारे उसके
फेल्ड रिलेशनशिप्स की हिस्ट्री होगी और वो इस एरिया में कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे फिक्सेशन का मतलब है कभी भी उसको रोमांटिक लव नहीं मिल पाएगा और वो अनसेल्फिश लव में प्रोग्रेस नहीं कर। अब हम एक बार जिस्ट में देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ी, जहाँ पे हमने फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसपे सबसे पहले है ओरल स्टेज, फिर आता है एनल स्टेज, फिर आएगा फैलिक स्टेज, फिर पीरियड ऑफ लेटेंसी जो कि 4th स्टेज है, और फिर लास्ट स्टेज जो कि जेनाइटल स्टेज को दर्शाता है। फर्स्ट स्टेज पे ओरल स्टेज जो कि बर्थ से लेके ऑलमोस्ट 18 मंथ्स टू 2 इयर्स का पीरियड रहता है, जहाँ पे ओरल ग्रैटिफिकेशन ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेट की गई है और यहाँ पे फिक्सेशन लीडिंग टू ऑल दी adulthood symptoms या personality development wherein a person develops oral all kind of oral fixation like chewing gum और smoking और biting, इस तरह की सारी उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। एनल स्टेज में, एनल स्टेज आगे एक स्टेज आगे का होगा जहाँ की बच्चा 2 इयर्स से लेके 3 इयर्स के आसपास, 3.5 इयर्स के आसपास का एज ग्रुप कवर करेगा, जहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग को महत्व दिया गया है या फिर बाउल कंट्रोल को। वो कंट्रोल अगर आ गया तो उस स्टेज को पार कर जाएगा, वो कंट्रोल नहीं आया तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। फैलिक स्टेज जो कि 3rd स्टेज है, 3 इयर्स टू 6 इयर्स, यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स को दर्शाया गया है और जेनाइटल से प्ले करना यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर उस रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर लिया गया या फिर उस प्लेइंग को अच्छे से हैंडल कर लिया गया, शेमफुल या फिर कुछ गिल्ट की फीलिंग इनकलकेट नहीं हुई तो स्टेज को पार कर जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे गिल्ट की भावना हमेशा रह जाएगी। 4th इज लेटेंसी, दैट इज स्कूल ग्रोइंग 6 टू प्यूबर्टी, 6 इयर्स टू प्यूबर्टी। यहाँ पे फैलिक स्टेज से एक स्टेज आगे का माना गया है और लेटेंसी मतलब यहाँ पे यूजुअली कुछ खास नहीं होता, ऐसे फ्रॉइड का मानना है, और यहाँ पे कोई फिक्सेशन नहीं होती। ठीक है, ये स्टेज के बाद आता है जेनाइटल। यूजुअली उनका माना गया है कि अगर ये सारे स्टेजेस कवर कर गया तो जेनाइटल स्टेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बट अगर कुछ डिफ़िकल्टी आई तो यहाँ पे अपोजिट सेक्स से मैच्योरली डील करना या फिर एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप और बॉन्ड फॉर्म करने में डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, तो फ्रॉइड के हिसाब से ये सारे स्टेजेस हैं और इसके बाद हम आगे की स्टेजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।